चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, सब कुछ एक बार रिवाइज करके आए हो? क्या क्या किया था मैंने तुम्हें? हाँ, और डीपोलराइजेशन, पूरा नर्व का एक मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था। वेंट्रिकल्स पढ़ाई थी, किस तरीके से आपका जो नर्वस टिश्यू है वो प्रोटेक्टेड रहता है वो बताया था। और न्यूरोग्लियल सेल्स के कुछ कुछ फंक्शंस बताए थे। तो इतना हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। अब एक्चुअली में चैप्टर में बचा क्या है बच्चों, कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी डिवीजन, थोड़ा बहुत उसका फॉर्मेशन और ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के हम फंक्शंस करने वाले हैं आज की क्लास में। उसके अलावा हमें एक रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। और एक कंडीशन और नॉन कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था। तो आज हम ये करने वाले हैं बच्चों, तो बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। और क्योंकि ब्रेन थोड़ा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डायग्राम्स की हेल्प लेंगे, ठीक है? तो आप सारे बच्चे हेडिंग डाल दीजिए, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज ये चैप्टर बच्चों हमें खत्म ही करना है, पूरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है? अगर हम बात करें बच्चों ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, तो दो मेजर डिविजन्स है इसकी। कौन कौन सी? एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पता है आपको ना, और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैं पूरा यहाँ लिख देती हूँ। एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कौन कौन है वो? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट कंस्टिट्यूट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कुछ तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ना आपको, कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है। उसका जो मेड्यूला पार्ट होता है वो व्हाइट मैटर का बना होता है। कॉर्टेक्स का मतलब ज्यादा साइटोन, व्हाइट मैटर का मतलब ज्यादा माइलिनेटेड एक्सॉन। याद आ रही है वो सारी चीजें? तो आज हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चों क्या आती हैं? सारी की सारी न्यूरॉन्स, ठीक है? जो भी नर्व्स होती हैं वो आती हैं, जैसे क्रेनियल नर्व्स हो गई और स्पाइनल नर्व्स हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इट इज कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स, ठीक है? कौन कौन सी नर्व्स? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का नंबर कितना होता है? क्रेनियल नर्व होती हैं आपकी 12 पेयर्स, 12 पेयर में। और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी नर्व निकलती है वो कितनी होती है बच्चों? स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर। एक इस हाफ के लिए और एक इस हाफ के लिए। समझ में आया? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। ओरिजिन बताती हूँ मैं तुम्हें नर्वस सिस्टम का। लिखना है? ये लो, लिखो, लिखो। जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेंगी उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। डन? लिख लिया? चलो, अब हम इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे थे। मैं तुम्हें क्या बता रही थी बच्चों? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि एक्चुअली में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बना कहाँ से है, उसका ओरिजिन। तो याद करो, हमेशा से हम पढ़ते हैं, देखो बहुत बेसिक मैं तुम्हें बता रही हूँ। स्पर्म और ओवम की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक सिंगल सेल बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जाइगोट। कैसा है? यूनिसेल्युलर। और हम कैसे हैं? मल्टी सेल्युलर। इसका मतलब इस जाइगोट में क्या स्टार्ट हो जाती है? क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है बच्चों? क्लीवेज स्टार्ट होगी, बहुत सारी सेल्स बनती हैं और वो बहुत सारी सेल्स कुछ लेयर्स में अरेंज हो जाती है, कुछ लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। बीच वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। और सबसे अंदर वाली जो लेयर बनी है इसको हम बोलते हैं बच्चों एंडोडर्म।
तो हुआ क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसी जाइगोट बना उसमें सेल डिवीजन हुई, और सेल डिवीजन के बाद बहुत सारी जो सेल्स थी वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हो गई। उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली, मीजोडर्म बीच वाली, और एंडोडर्म सबसे अंदर वाली। ठीक है, अब ये एक्टोडर्म में ना फिक्स हो जाता है बच्चों की एक्टोडर्म जो है वो नर्वस सिस्टम जो है मेजोरिटी वो किससे बनेगा, एक्टोडर्म से। हार्ट किससे बनेगा, मीजोडर्म से। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बनेगा, एंडोडर्म से, क्योंकि एक सिंगल सेल को सारा सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम बन रहा है मेजोरिटी में वो किधर से बन रहा है बच्चों, एक्टोडर्म से। अब इधर देखो एक्टोडर्म से होने क्या वाला है, एक्टोडर्म की जो सेल्स होंगी दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ ट्यूब। क्या बनाएंगी बच्चों, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल क्या बनाना स्टार्ट करेंगी, ट्यूब। जैसे जैसे डिवाइड होंगी वैसे वैसे एक ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देंगी। उस ट्यूब को हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। तो एक्टोडर्म की जो सेल्स होती हैं वो क्या स्टार्ट कर देंगे बनाना बच्चों, न्यूरल ट्यूब। समझ में आया। होता क्या है, इस न्यूरल ट्यूब में फिर कुछ स्वेलिंग्स आने लगेंगी। क्या आने लगेंगी, स्वेलिंग्स, इस तरीके से। ठीक है, मैं तुम्हें डेवलपमेंट बता रही हूँ कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, इस न्यूरल ट्यूब में क्या आने लगेंगी, इस तरीके से स्वेलिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, और ये सबसे ऊपर वाला, बीच वाला और लास्ट वाला। अब तुम धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले पोर्शन का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं प्रोजेनसिफेलॉन। तो जो सिफेलॉन वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है बच्चों, ब्रेन के लिए। सो प्रोजेंसिफिलॉन इज बेसिकली दी फोर ब्रेन जो भी बनाएगा तुम्हारा। उसके बाद बीच वाला जो है ये क्या है तुम्हारा, मिजेन सिफिलॉन। और लास्ट वाला क्या है तुम्हारा, रोम बेन से फिलॉन। डन। तो हाँ पूछो शौर्य। देखो जैसे आपको याद है कि जैसी फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में। जैसे जैसे जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो डिवाइड होता जाता है। पहले एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको मॉर्यूला बोलते हैं, फिर ब्लास्टुला बनता है। वो ब्लास्टुला अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से। जब उस ब्लास्टुला में और भी डिवीजन हो जाएंगे तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, तब आता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको न्यूरिलेशन बोलते हैं, तब ये वाला स्टेप होता है। डन। इतना समझ में आया, यहाँ हेडिंग डाल देना बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। बनाओ इसको, फिर हम इसके आगे भी डिविजन्स होती हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। इतने में देखती हूँ किसी को कुछ डाउट तो नहीं है लाइव में। समझ में आया इतना। चलो, इतना ही नहीं होता बच्चों। हाँ, लिख लो लिख लो, मैं आगे डायग्राम बनाती हूँ। कुछ समझ में आया कि क्या हुआ। प्रोजेंसेफिलॉन में दो लोब्स और बन गए। ठीक है, कौन कौन से, टेलेंसेफिलॉन और डायंसेफिलॉन डेवलपमेंट में।
मिजेंसेफिलॉन ही है, उसमें और कोई लोब्स नहीं बने। जबकि जो आपका रोम्बेंसेफिलॉन है उसने क्या क्या बना दिए बच्चे, मिटेंसेफिलॉन और माइलेंसेफिलॉन। और ये जो नीचे एक ट्यूब जा रही है ये अल्टीमेटली क्या बनाने वाली है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। अब हमें याद क्या क्या रखना है बच्चों, कि टेलेंसेफिलॉन में ब्रेन के कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, सेरेब्रम हो गया। डाइनसेफिलॉन तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आते हैं। मिजेंसेफिलॉन भी पढ़ा होगा आपने, मिड ब्रेन। ठीक है। और इसमें क्रूरा सेरिब्री आते हैं और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आते हैं, ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। देन मिटेंसेफिलॉन और माइलेंसेफिलॉन ये क्या बनाएंगे, आपके हाइंड ब्रेन। तो इसमें पॉन्स, वेरोलाए, मेडुला ऑब्लैंगेटा और एक छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, सेरेबेलम। तो ये सारे पार्ट्स अभी मैं लिखूंगी कि कौन कौन जो है वो किस किस में डेवलप होने वाले हैं, फिर हम गूगल से एक फोटो में पूरा समझेंगे कि ब्रेन एक्चुअली में दिखता कैसे है। हो गया ये। मतलब ऐसा होता है ना कि मंथ वाइज डिवाइड होता है, जैसे सबसे इनिशियली तो हार्ट की फॉर्मेशन होती है, फिर धीरे धीरे कुछ वीक्स होते हैं उसमें फिक्स होता है कि इतने वीक में न्यूरल ट्यूब बन जानी चाहिए। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर यही सारी चीजें ट्रेस करते हैं कि वीक्स के हिसाब से उतनी उतनी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, शौर्य लिख लिया। चलें आगे। तो एक्टोडर्म की बहुत सारी सेल्स से ये बनी हुई है। तो अब मैं तुम्हें सारा ये लिखवाने वाली हूँ कि एक्चुअली में किससे क्या बन रहा है। ठीक है, लिखवाऊं। चलो इसी डायग्राम को जरा कॉपी पेस्ट करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। चलो, बहुत अच्छे। अब इधर देखो, तुम्हारे लिए बहुत नया होगा ये शौर्य और अर्णव, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा है ब्रेन, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। टिलेंसी फिलॉन से बच्चों क्या क्या बन रहा है, ऑल फैक्ट्री लोब्स। ऑल फैक्शन से तो समझते हो, व्हाट इज ऑल फैक्शन, स्मेल। तो जो स्मेल आती है वो लोब कहाँ है, बेसिकली किससे बन रहा है, टिलेंसिफिलॉन से। देन आपका सेरेब्रम, देन अमाइगडला, अमाइगडला के साथ साथ हिप्पोकैम्पस। अभी सिर्फ याद करो, ये सारे पार्ट्स दिखाऊंगी ब्रेन में एक्चुअली में है कहाँ। तो ये सब किससे बन रहा है तुम्हारा, टिलेंसिफिलॉन से। डाइनसेफिलॉन से तीन पार्ट बनते हैं, कौन कौन से बच्चों, एपिथैलेमस, अमेगडला, एपिथैलेमस, देन यू हैव हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में तो तुम दोनों ने भी सुना होगा, है ना। तो ये हाइपोथैलेमस एक्चुअली में इसी का पार्ट है। डन। चलो, अब ये जो मिजेंसेफिलॉन है इससे क्या बनता है बच्चों, इससे दो चीजें याद रखनी है। एक याद रखोगे तुम, क्रूरा सेरेब्री, पहला। दूसरा याद रखोगे तुम, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ठीक है, क्रूरा सेरेब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ठीक। यहां से आपके दो पार्ट्स बनने हैं, एक हो गया पॉन्स, एक है सेरेबेलम, एंड माइलेंसेफेनॉन से बनता है आपका मेड्यूला ऑब्लैंगटा। अभी इतना सारा मैंने क्या लिखा है अभी धीरे धीरे समझाऊं, इसको पहले नोट डाउन करो बच्चों। लिख लिया।
टेलेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन, फोर ब्रेन, ये मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन, मेटेंसेफेलॉन, मैलेंसेफेलॉन हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये सब ब्रेन के पार्ट्स हैं। अभी सिर्फ तुम नाम समझो, फिर ये सारे पार्ट्स मैं तुमको अभी दिखाऊंगी। लिख लिया बच्चों? डन। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके मेजर कितने पार्ट्स हैं, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 3 में। कौन कौन से वो पार्ट्स है बच्चों? एक है आपका फोर ब्रेन, देन यू हैव मिड ब्रेन, और थर्ड आपके पास क्या है बच्चों? हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में जो जो याद रखना है आपको, पहला याद रखना है क्या आएगा? सेरेब्रम। और सेरेब्रम की क्या खास बात है? दैट इट इज बेसिकली दी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। कौन सा? सेरेब्रम। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। दूसरा आपको मैंने क्या बताया था? ऑल फैक्ट्री लोब्स किसमें प्रेजेंट है? फोर ब्रेन में। और तीसरा डाई इंसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन में तीन कौन सी चीजें आती है बच्चों? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो वो सब किसके पार्ट है? फोर ब्रेन के। डन। मिड ब्रेन में भी दो चीजें हैं, कौन कौन सी? क्रूरा सेरेब्री एंड कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। डन। और हाइंड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीन ही पार्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इनके फंक्शंस हैं। कौन कौन से पार्ट है बच्चों बताओ? पॉन्स, पॉन्स का पूरा नाम होता है पॉन्स वेरोली। नेक्स्ट सेरेबेलम, सेरेबेलम की एक खास बात ये दैट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। कैसा है बच्चों ये? इट इज सेकंड लार्जेस्ट। डन। और थर्ड कौन सा है तुम्हारा? थर्ड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेड्यूला ऑब्लैंगटा। तो मेड्यूला का पूरा नाम क्या है? मेड्यूला ऑब्लैंग। डन। ठीक है, अभी तक कितना समझ में आया शौर्य? थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, अभी हमें सिर्फ नाम नाम तो जरूर पता लग गए। चलते हैं अब हम डायग्राम पे थोड़ा सा देख के समझेंगे उसको। पर इतना जरूर याद रख लो कि फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन में सबसे जो ज्यादा तुमको दिखाई देगा वो कौन सा होगा पोर्शन? सेरेब्रम। उसके अलावा डायेंसेफेलॉन जो है वो मैं तुम्हें दिखा पाऊंगी, और फैक्ट्री वर्ब नहीं दिखते हैं उस सेक्शन में। देन हाइंड ब्रेन के तीनों पोर्शन हम देख लेंगे, मिड ब्रेन भी उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक, लिख लिया? करो जल्दी। डन। चलो, अब हम चलते हैं ह्यूमन ब्रेन की तरफ। हम्म, कोई अच्छा सा डायग्राम देखते हैं। चलो, यहीं से विकिपीडिया से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये क्या दिख रहा है आपको अभी? दिख रहा है? सो ये क्या है? पूरा का पूरा ब्रेन। अगर ये आपको पूरा का पूरा पोर्शन देखो, इसमें दो ही पोर्शन आपको दिख रहे हैं, एक तो जो लार्जेस्ट है और एक जो सेकंड लार्जेस्ट है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ब्रेन सिर्फ ऐसे निकाल के रखा हुआ है। जो अंदर अंदर वाले पोर्शन है वो मुझे कब दिखेंगे? जब मैं ब्रेन को एक्चुअली में दो हिस्सों में बांट दूंगी काट के। ठीक है, तो ये वाला जो सबसे मेजर पोर्शन है ये कौन सा है बच्चों? कौन सा है? सेरेब्रम। चलो, आज हम बात करते हैं इसके बारे में। ये कौन सा पोर्शन है आपका? सेरेब्रम। डन। सेकंड लार्जेस्ट सेरेबेलम। कौन सा है? सेरेबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन और सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। चलो,
सबसे पहली बात तो बच्चों यहाँ पे तुम एक चीज अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेरेब्रम को देखो, तो उसमें कहीं पे तुम्हें उभार दिख रहे हैं और कहीं पे गहराइयां दिख रही हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, सल्कस एंड गायराई। क्या बोलते हैं, सल्कस एंड गायराई। तो जो उभार है उसको सल्कस बोलते हैं, जो गड्ढे हैं उनको हम लोग गायराई बोल रहे हैं, ठीक है। अब याद करो, ये ऊपर वाला सरफेस है तो ये क्या होगा, कॉर्टेक्स। क्या होगा, कॉर्टेक्स। और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि कॉर्टेक्स में सबसे ज्यादा क्या होती है, ग्रे मैटर, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होती है, सेल बॉडीज, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली कि विलाय इंटेस्टाइन में क्या काम करती है, तो आप बोलोगे इंक्रीज करती है द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब मैं पूछूं आपसे कि भाई ठीक है, कॉर्टेक्स पे क्या था, सेल बॉडी, तो सल्कस और गायराई क्यों है सेरेब्रम में, टू अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। समझ रहे हो। और जितनी ज्यादा सेल बॉडी होती है, जितने ज्यादा सल्कस एंड गायराई आपको किसी के ब्रेन में दिखाई देंगे, उसके ब्रेन में उतनी ज्यादा न्यूरॉन, उसकी उतनी ज्यादा इंटेलिजेंस। क्यों, क्योंकि फोर ब्रेन जो होता है, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन, लर्निंग, इन सब में कौन इन्वॉल्व होता है, ये पूरा सेरेब्रम। समझ में आया। इसके बाद दूसरा पार्ट जो आपको दिख रहा है वो क्या है, सेरेबेलम। सेरेबेलम की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पर अभी तक जितना मैंने बताया समझ में आया, ठीक है। तो ये तो सुपरफिशियली हमने बात की कि लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है, सेरेब्रम, उसमें सल्कस है, उसमें गायराए हैं, बाहर की तरफ सेल बॉडी ज्यादा है। जितना जितना हम ब्रेन के अंदर जाते जाएंगे मुझे क्या मिलते जाएंगे, एक्सॉन्स मिलते जाएंगे। डन, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस पूरे सेरेब्रम को खोल देते हैं जरा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलो पहले इसको भी देखो जरा, देखो वो पोर्शन तो वैसे था, अब हमने ब्रेन को ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक चीज, एक चीज, इस चीज को समझो, बहुत सारे सल्कस गायराए थे, लेकिन ये जो सल्कस है बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, ये वाला, जिसकी वजह से ब्रेन कितने हिस्सों में बट गया है, दो में। तो आपने सेरेब्रम को दो हिस्सों में बांट दिया, तो अब हम इसको प्रॉपर सेरेब्रम नहीं बोल रहे, अब मैं इसको क्या बोलूंगी, सेरेब्रल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ब्रेन में कितने सेरेब्रल हेमिस्फेयर, दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ठीक, कोई बात नहीं। अब ये दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स भाई इतना गहरा कट है, तब भी आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्यों, कुछ तो होगा जो इन दोनों को जोड़ के रखता है, तो वो होता है कॉर्पस कैलोजम। ये मैं अभी बताऊंगी, पर यहाँ पे भी तुमने ये ऑब्जर्व किया, ये कौन सा पार्ट है, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया धीरे धीरे। चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रेन को ऐसे अलग कर दिया, सपोज करो, और इसको फिर हम साइड से देख रहे हैं, ठीक। चलो अब हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें सारे पोर्शन दिखेंगे, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सब कुछ। चलो अब ये जो सबसे बड़ा पोर्शन है, व्हाट इज दिस बच्चों, सेरे ब्रह्म। ये वाला कौन सा पोर्शन है, येलो पेन ले लेती हूँ, यहां से भी दिख जाएगा। ये कौन सा है, सेरे बेलम, ठीक। अब ये क्या है भाई, ये नहीं, ये वो चीज है जिससे एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ था। दिस इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। क्या है ये, कॉर्पस कैलोसम। देखो तुम्हें थोड़ा बहुत तो फोर ब्रेन का आइडिया हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या होता है, सेरेब्रम होता है। ये जो तुम्हारा ये जो पोर्शन है जो कि बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं है, यहाँ पे ही तुम्हारा डायंसेफेलॉन और बाकी सारी चीजें होती हैं, और साथ में मिड ब्रेन भी इधर ही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा फोर ब्रेन, यही कहीं पे होता है मिड ब्रेन, और सबसे नीचे कौन सा ब्रेन आ जाएगा तुम्हारा, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में ये पोर्शन तो हमने पहचान लिया, सेरेब्रम। सेरेब्रम के जस्ट सामने ये वाला जो पोर्शन होता है ना उभरा हुआ, समझ रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉन्स वेरोली। समझ में आया। तो सेरेब्रम के जस्ट सामने जो उभरा हुआ पोर्शन है दैट इज नोन एज पॉन्स वेरोली। डन। अब पॉन्स से नीचे एक ट्यूब बनना स्टार्ट हो गई है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बच्चों मेड्यूला ऑफ लैंगटा, ठीक है। और ये ही मेडुला ऑब्लांगेटा अगर इलोंगेटेड ट्यूब बना रही है और जो कि वर्टिब्रल कॉलम में एंटर कर रही है, सो ये क्या बना देगी लास्ट में,
अब धीरे धीरे समझ में आया कि ब्रेन को हमने फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में कैसे बांटा था, कैसे एक ट्यूब के अंदर स्वेलिंग्स आई थी और उनसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है वो डेवलप हुए। अमाइगडाला, हिपोकैम्पस में तुम्हें अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रही, पर इन पोर्शन में समझ लो कि ये तुम्हारा डायंसेफेलॉन का पोर्शन होता है। ठीक है, समझ में आया, और यहीं पे ही तुम्हारा क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। डन बच्चों, ठीक। तो अब हम चलते हैं वापस से, और हम वापस से समझते हैं कि हमने एक्चुअली में लिखा क्या था। चलो अब समझ में आ रहा है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम है लार्जेस्ट पार्ट। ऑल फैक्ट्री लोब्स मैंने कहा था नहीं दिखेंगे। डायंसेफिलॉन तुम्हें मैंने मार्क करके बता दिया था कि उसमें सारा एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और तुम्हारा क्या बच गया, थैलेमस, वो सारा पोर्शन वहां पे होगा। डन। ये पूरा उतना क्लियर नहीं था तो मैंने बताया भी नहीं, पर ये मैंने तुम्हें बता दिया। सेरेबेलम एक सेकंड लार्जेस्ट पार्ट था, जस्ट उसके सामने क्या था, पॉन्स वेरोली, और जो मेडुला ऑब्लांगाटा था वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जो कि कंटिन्यू होके क्या बनाने वाला है, स्पाइनल कॉर्ड। आप समझ में आया। अब हमें जरा ना सबके फंक्शन देखने हैं। ठीक, एक ओवरव्यू मैं तुम्हें देती हूँ फंक्शंस का। जनरली जो फोर ब्रेन होता है वो वॉलेंट्री फंक्शंस में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कैसे फंक्शंस में, वॉलेंट्री में, जो कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। ठीक है, नहीं अभी बताऊंगी, सुनते जाओ बच्चों, एक ओवरव्यू दे रही हूँ फिर सारे नोट्स में आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है, सुनो मेरी बात। जो फोर ब्रेन होता है, देखो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग में होता है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। वो क्रेनियम 8 बोन से मिलके बनी होती है। जैसे फ्रंटल बोन है, तो जो ब्रेन का पार्ट इस बोन के नीचे आ रहा है उसको मैं क्या बोलूंगी, फ्रंटल लोब। जो पीछे आ रहा है ऑसिपिटल, उसको मैं क्या बोलूंगी, ऑसिपिटल लोब। सेम पेराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो मैंने ब्रेन को भी लोब्स में बांट दिया बेस्ड ऑन कि वो कौन सी बोन के नीचे आ रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये, और हर लोब का अलग अलग फंक्शन होता है, वो मैं लिखवाऊंगी क्या होता है, फिर उसको समझेंगे। लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि ज्यादातर जो भी हमारे लर्निंग होती है, इंटेलिजेंस होती है, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट कर रहा है, फोर ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ना इनवॉलेंट्री फंक्शन जो है वो ज्यादा कंट्रोल करते हैं, लाइक कि वॉमिट, रेस्पिरेटरी रेट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ। अब मैं तुम्हें एक एक करके सबके फंक्शन बता रही हूँ। ठीक है, हेडिंग डालो बच्चों, सेरेब्रम। हेडिंग डालिए सारे बच्चे, सेरेब्रम। देखो अब मैं पूरा ब्रेन नहीं बना रही हूँ उतना, पर ये मैंने क्या बनाया है, सेरे बेलम। और ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा, सेरेब्रम। अब आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि उस सेरेब्रम के अंदर बहुत सारे क्या थे, सल्कस और गायराए थे, और कुछ जो सल्कस थे या गायराए थे वो बहुत डीप जा रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो किस में डिवाइड हो गया बच्चों, लोब्स में डिवाइड हो गया था। तो अब इस चीज को समझो, जो सबसे सामने मुझे लोब दिख रहा है इसका नाम है फ्रंटल लोब। कौन सा नाम है, फ्रंटल लोब। जो सबसे पीछे वाला लोब है इसका नाम है ऑसिपिटल लोब। दो लोब बचे हमारे, एक पेराइटल लोब है और एक टेम्पोरल लोब है। इसका नाम है पेराइटल लोब एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब हर लोब के अलग अलग फंक्शन हैं, जरा मैं तुम्हें सबके फंक्शंस लिखवा रही हूँ, मेरे साथ लिखते जाओ। पर एक्चुअली में समझ में आया ना कि ये अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ बच्चों, ऐसे मैं खड़ी हुई हूँ, तो मेरा फ्रंटल लोब ये रहा, पेराइटल लोब ये रहा, टेम्पोरल लोब ये रहा, ऑसिपिटल लोब ये रहा, पीछे ही सेरेबेलम है, तो वो डायग्राम वैसा का वैसे ही है। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं। तो जैसे, अच्छा मूवीज में देखा होगा किसी के सर पे पीछे डंडा मार देते हैं यहाँ पे, तो उसका विजुअल चला जाता है ना। तो ऑसिपिटल लोब जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजुअल चीजों को ये कंट्रोल करता है, जो हमें दिखता है, इन सारी चीजों के लिए कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है, ऑसिपिटल। चलो सारे फंक्शन लिखो।
हम्म। क्या बेटा? फंक्शंस। हाँ। सेंसेशन कि बाहर अगर टेम्परेचर गर्म है तो वो मुझे फील हो रहा है, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर वो रेगुलेट कर रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अभी बताऊंगी, देखो। एक होता है सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया समझते हो? अभी बताऊंगी सारी चीजें। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो। क्या? इसमें नहीं आएगा, वो उसमें आएगा। माइंड ब्रेन में आएगा ना। पॉन्स। जाओ बेटा। करते हैं पूरा। वो हम फोर ब्रेन के ओवरऑल काम में पढ़ेंगे। ठीक है। लिख लिया? ब्लड शुगर लो है, हंगर सेंटर तो फोर ब्रेन में ही होता है। ठीक है बच्चों। दो एरियाज हैं, एक है ब्रोकाज एरिया और एक है वर्निक्स एरिया। तो पूछा जाता है कि ब्रोकाज एरिया कहाँ पे है और वर्निक्स एरिया कहाँ है।
तो ब्रोकास एरिया होता है आपका फ्रंटल लोब में, और टेम्पररी लोब में एक पर्टिकुलर एरिया है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, सेंसरी एरिया ऑफ स्पीच। जो मैं बोल रही हूँ वो तुम समझ रहे हो, दैट इज ड्यू टू वर्निक्स एरिया, और तुम खुद भी तो बोल रहे हो बिकॉज ऑफ ब्रोकास एरिया। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ से कंट्रोल हो रही हैं। डन, एक बार इसको लिख लो, फिर हम सेरेब्रम दोबारा स्टार्ट करते हैं सेरेब्रम को। डन, चलो देखो, सेरेब्रम में हमने क्या पढ़ा बच्चों, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सेकंड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स, तो मैं लिख देती हूँ, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स। कौन कौन से सेरेब्रल हेमीस्फेयर हो गए बच्चों, वो लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर और राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। चलो एक यहाँ पे अच्छी चीज मैं तुम लोगों को बताती हूँ, जो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है ब्रेन का, वो हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इन केस अगर किसी ह्यूमन के लेफ्ट पार्ट में वो हो गया, लाइक पैरालिसिस हो गया, तो उसके कौन से ब्रेन में कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में लीजन होगा, ऑपोजिट में, है ना, राइट में। ठीक, चलो अब ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये आपस में ज्वाइन थे बिकॉज ऑफ कॉर्पस कोलाजम। तो मैं इस चीज को भी लिख देती हूँ, दैट बोथ cerebral hemispheres are connected by किससे बच्चों, इंपॉर्टेंट, कॉर्पस कैलोजम। ये कॉर्पस कैलोजम आपको सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के ब्रेन में ही देखने को मिलता है, दूसरों के ब्रेन में कॉर्पस कैलोजम नहीं होता है। ठीक है, उनका डिफरेंट होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर ना। ठीक, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे फोल्ड्स एंड फोल्ड्स होते हैं, और क्या होता है, डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो सल्कास एंड गायराई आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, उसको भी लिखवाऊं मैं, जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इस चीज को यहाँ समझो। ये मान लो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, पूरा का पूरा मैंने सेरेब्रम बनाया। ठीक है, एक ब्रेन का पार्ट ये, एक ब्रेन का पार्ट ये। आगे वाला फ्रंटल पार्ट जो है जनरली कैसा होता है, सेंसरी। ठीक, पीछे वाला कैसा होता है, मोटर। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सेंसरी और मोटर का मतलब क्या है, कि सपोज करो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि मैं किसी को अगर पिन चुबा रही हूँ तो वो सेंस करेगा ना उस चीज को, उसकी स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, वो सेंस करेगी और इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाएगी, ब्रेन तक। तो ब्रेन के कौन से पार्ट तक लेके जाएगी, सेंसरी एरिया तक। कौन से एरिया तक लेके जाएगी बच्चों, सेंसरी एरिया तक। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से इंफॉर्मेशन आ गई। कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई बच्चों, सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आई, सेंसरी एरिया तक। ठीक है, मोटर एरिया से इंफॉर्मेशन जाएगी, कहाँ जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन तक, कि भाई अपना हाथ हटाओ। ठीक है, तो मोटर एरिया से मोटर इंफॉर्मेशन जो है वो जा रही है। ठीक है, अभी बीच में मैंने एक वर्ड लिखा था एसोसिएशन, अब उस चीज को समझो। एक एरिया है यहाँ, उसका नाम क्या है, एसोसिएशन एरिया। इसका क्या मतलब है बच्चों, देखो, हाँ कनेक्ट तो कर रहा है, इसके साथ भी देखो कोई चीज मुझे सेंस हो रही है। जरूरी नहीं कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे पेन दे रही है, या हम किसी को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व करके ये देखते हैं कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये बंदा सही है या नहीं है, या कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बीच में कुछ चलता है ना हमारे ब्रेन में, तो वो किस में होता है, एसोसिएशन एरिया में। कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आई है, सो बिफोर डूइंग द एक्शन बीच में क्या होता है कि सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। अपनी मेमोरी जो कि पहले से ही ब्रेन में सेव है, उससे हम उसको
क्या कहते हैं, कंपेयर करके एक रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, तब हम किसी एक्शन को लेते हैं, और वो सब किस में होता है बच्चों, एसोसिएशन एरिया में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सेरेब्रम होता है उसमें 3 एरियाज होते हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। लिख लो इसको, लिख लिया? हम्म, लिखो लिखो। हम्म। हम्म। वो कोमा में था? कब जी रहा था वो, तो कोमा। वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, उस पर डॉक्टर्स भी रिसर्च करते हैं। ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में अभी हम 10% भी नहीं जानते। हाँ, अब उस पर रिसर्च चल रही है, मतलब हमारी बॉडी का मेन जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो ब्रेन ही है। ठीक है, तो चलती रहती है रिसर्चेस उस पे। हो गया बच्चों? लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। डन। चलो, तो ये तो तुमको समझ में आया कि इसके पास ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, इंटेलिजेंस, लर्निंग्स और बाकी सारी चीजों के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका। ये तो मैं एक लाइन लिखवा रही हूँ, आप लिखो, लिखो। सेरेब्रम इज एसोसिएटेड विद, cerebrum is associated with hunger, memory, learning। ठीक है, इसके अलावा जो भी हम बोल पा रहे हैं, मैंने स्पीच सेंटर भी दिया, बताया था ना कहाँ होता है, तो वो सारी चीजें हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं, सेरेब्रम। साथ में रीजनिंग होती है ना, वो भी हम किसकी वजह से कर रहे हैं, सेरेब्रम की वजह से कर रहे हैं। डन। हम्म। तो हमारा यहाँ पे सेरेब्रम खत्म होता है। सेरेब्रम के बाद कौन सा दूसरा पार्ट था बच्चों, ऑल फैक्ट्री लोब्स। हेडिंग डालो। देखो, इस ऑल फैक्ट्री लोब का स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरीके से होता है। एक इसमें ट्रैक्ट होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, इसको समझो। और ऑल फैक्ट्री क्या होता है, बल्ब होता है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री लोब का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट। और ये क्या है, ऑल फैक्ट्री बल्ब। और इस बल्ब से क्या आते हैं बच्चों, बहुत सारे फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये किधर होगा, ऑल फैक्शन हम कहाँ से करते हैं बच्चों, ये ब्रेन से निकल के ट्रैक्ट किधर जा रहे होंगे, हमारे नोज में। ठीक है, अब ये जो भी हेयर्स है, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे किसी चीज को, और ये ट्रैक्ट के थ्रू हमारे कहाँ चला जाएगा बच्चों, फोर ब्रेन में। और जो स्मेल की जहाँ पे भी स्मेल होता है, स्मेल वाला एरिया, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है ऑल फैक्ट्री लोब की पहुंच जाएगी। डन। ठीक है, तो इसके लिए लिखो, मैं लिख देती हूँ, अ पेयर ऑफ olfactory pair of olfactory nerves arises from olfactory lobes। ठीक है, it is concerned with the sense of स्मेल। तो जो भी स्मेल होती है उसकी सेंस से कंसर्न होता है। ठीक, इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट कौन सा है बच्चों, डाई इंसेफेलॉन। उसमें 3 पार्ट्स आते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लिखो इसको। लिख लिया? चलो, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बताऊंगी बच्चों। मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या, डाई इन सेफेलॉन। ठीक है, चलो, ये जो डायन से फिलौन है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है।
एक रूम की तरह इसको तुम मान सकते हो, ठीक है, जिसकी छत क्या है, एपिथैलेमस, जिसका फ्लोर क्या है, हाइपोथैलेमस, और जिसकी साइड्स क्या है, थैलेमस। तो ये पूरा का पूरा रूम लाइक स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है, ब्रेन के बीच में, जहां पे मैंने तुम्हें दिखाया था। तो वही एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जिसकी छत किससे बनी है, रूफ बनी है एपिथैलेमस से। तो चलो मैं यहाँ पे बनाती हूँ, अगर मैंने ये छत बनाई है तो ये क्या है बच्चों, एपिथैलेमस, विच इज फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द डाइंसेफेलॉन। डन। नीचे जो मैं बना रही हूं, दिस इज द hypothalamus that is making the floor of the diencephalon. And next जो sides वाले हैं ये कौन है बच्चों, these are the thalamus। अलग ही शेप होती है इसकी, लाइक तुम्हें दिखाऊंगी मैं इसका 3D स्ट्रक्चर, तब तुम समझ पाओगी, ठीक है। बस उसको बनाने के लिए, यहाँ तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है, वरना कुछ इस तरीके का शेप होता है अजीब सा, ठीक है, टेंट लाइक दिखता है पूरा। डन। अब याद करो, हाइपोथैलेमस से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड कनेक्ट होता है। देखो इतना, पिट्यूटरी का नाम तो सबने सुना होगा, पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, और उस मास्टर का भी मास्टर कौन होता है, हाइपोथैलेमस। यानी कि किसी ना किसी तरीके से पिट्यूटरी यहीं कहीं पे प्रेजेंट होगा। अब वो कहाँ प्रेजेंट होता है उसकी मैं लोकेशन यहाँ पे बनाती हूँ। देखो इस तरीके से एक स्टॉक जाती है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी। क्या है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कितना पास है ना हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, तो दिस इज द मास्टर ग्लैंड एंड दिस इज मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एपिथैलेमस से भी क्या कोई ग्लैंड कनेक्ट होता है, देखो ब्रेन के अंदर 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, 2 तो तुम्हारे सामने है, एक तो क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक और होता है बच्चों, पीनियल ग्लैंड। किधर है वो, एपिथैलेमस से कनेक्टेड होता है। वो किससे कनेक्टेड है बच्चों, एपिथैलेमस से। तो यहाँ पे भी मैं एक ग्लैंड बना देती हूँ। सो दिस इज नोन एज पीनियल ग्लैंड। जो हमारी 24 आवर की एक रिदम होती है ना, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक। डन बच्चों। चलो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाइपोथैलेमस, उसके फंक्शंस हम लोगों को करने हैं, ठीक है। सुनो, हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर मेंटेन है वो कौन करके रखता है, हाइपोथैलेमस। तो मैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस लिख रही हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यही लिख दूं, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस नहीं पढ़ना हमें, हाइपोथैलेमस और थैलेमस पढ़ना है, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं सारे फंक्शंस यहाँ लिख देती हूँ। हंगर, थ्रस्ट, फटीग, बॉडी टेम्परेचर, इसके अलावा तुम्हारी स्वेटिंग, और एक मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रही हूँ, इमोशंस। इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, ठीक है। सिर्फ हाइपोथैलेमस अकेला ही इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, जो हमारा इमोशनल ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। ठीक, ये सब किसके फंक्शन है, तुम्हारे हाइपोथैलेमस के। थैलेमस का सिर्फ एक ही फंक्शन है, पर उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो थैलेमस का मैं एक ही फंक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ, थैलेमस एक्ट्स एज रिले सेंटर। कैसा सेंटर बच्चों, रिले सेंटर। अब इसका मतलब क्या है, समझते हो, नहीं, चलो हम समझाते हैं। इधर देखो, इधर ऊपर सारे में क्या होगा बच्चों, सेरेब्रम ना। इस सेरेब्रम में, इधर क्या बताया था मैंने, सेंसरी पार्ट, इधर क्या बताया था मैंने, मोटर पार्ट, ठीक है भाई। चलो बॉडी में कुछ तो हुआ है जिसको बॉडी ने सेंस किया है, सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में आने से पहले कहाँ जाएंगी, थैलेमस के पास। कोई भी इंफॉर्मेशन है ब्रेन में आने से पहले उसको किसमें, मतलब सेरेब्रम में जाने से पहले उसको किसमें एंटर करना है, थैलेमस में। तो यहाँ वो थैलेमस में एंटर हुई,
और थैलेमस ने पहचान लिया कि ये तो सेंसरी पार्ट में जानी चाहिए, तो थैलेमस इसको कहाँ भेज देगा, सेंसरी पार्ट में। सिमिलरली उधर से कोई भी मोटर नर्व आएगी तो सिग्नल को पहले कहाँ लाएगी, थैलेमस तक, फिर थैलेमस उसको जिस भी बॉडी पार्ट में भेजना है उसको भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉचमैन अंकल बैठे रहते हैं ना यहाँ नीचे, और एक ही गेट है हमारे पास, तो तुम्हें उसी से एंटर करना है उसी से एग्जिट करना है। सपोज करो बोर्ड पे अब डेट ही नहीं है, तो तुम सर से पूछ के जाओगे कि हम कौन सी क्लास में जाएं, और उनको बता के जाओगे कि हमारा हो गया अब हम जा रहे हैं। सो यही है यहाँ पे कि थैलेमस किसका काम कर रहा है बच्चों, रिले सेंटर का। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है थैलेमस से आ रही है, जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है थैलेमस से जा रही है। डन। इसको लिखो, फिर मैं तुम्हें इमोशनल ब्रेन बताती हूँ। ठीक है, लिखो। लिख लिया। डन। चलो देखो, चार स्ट्रक्चर बचे हैं हमारे, देखो दो स्ट्रक्चर बचे हैं, सॉरी। एक है अमाइगडाला, और एक और क्या था, हिप्पोकैम्पस। ये दोनों एक्चुअली में ना किस में इन्वॉल्व होते हैं, एक इंसान के अंदर जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे यहीं पे ही होते हैं। पर अकेला अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस ही इन्वॉल्व नहीं है, इसके साथ थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी है, जो क्या कर रहा है बच्चों, हमारे किसको कंट्रोल कर रहा है, इमोशंस को। तो जो भी इमोशंस है वो हमारे हार्ट में नहीं होते, वो हमारे ब्रेन में ही होते हैं। ठीक है, तो हार्ट का काम ना है सिर्फ ब्लड पंप करना, तो ये चारों क्या कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग दी इमोशंस। ठीक है, और इन चारों को मिला के हम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनका नाम है स्पेशल, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बच्चों लिम्बिक सिस्टम। तो जिस भी तरीके का हमें इमोशन है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को प्यार आ रहा है, किसी को रेज है, किसी को कुछ है, तो वो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम तुम में इमोशंस दे रहा है, इसका मतलब तुमको वो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डन। लिख लिया। कैसी होनी चाहिए, हाँ। मे बी कि इस पार्ट को थोड़ा छेड़ दिया गया है, वॉट एवर। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट होता है। जरा फोर ब्रेन पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या, हाँ, न्यूरोसर्जन हमारा। चलो इधर देखो बच्चों, अब तुम बताओ क्या तुम्हें समझ में आया, ये नहीं, ये। हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, फोर ब्रेन। हमने ऑल फैक्ट्री लोब्स पढ़ ली, इट इज कंसर्न विद ऑल्फैक्शन। हमने सेरेब्रम पढ़ लिया, बहुत सारा काम है सेरेब्रम का। देन हमने अमेग्डला और हिपोकैम्पस पढ़ लिया, ये किस में इन्वॉल्व है। ठीक है, और हमें ये पता है, एक पार्ट रह गया ना, हाँ। देन डायंसेफिलॉन, डायंसेफिलॉन में हमने एपिथैलेमस देख लिया विच इज द रूफ ऑफ द डायंसेफिलॉन। हाइपोथैलेमस देख लिया, एंड देन हमने थैलेमस देख लिया। तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स थे, लेकिन ये ऑल टुगेदर हंगर सेंटर ये सब है किसमें, एक्चुअली में फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में ही है, पर स्पेसिफिकली मैंने तुम्हें बता दिया। डन। थैलेमस का हमने फंक्शन देख लिया कि ये किसका काम कर रहा है बच्चों, रिले सेंटर का। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है यहीं से पास होकर जा रही है। अब क्या बचा हमारा, मिजेंसेफिलॉन। दो चीजें हैं इसमें, क्रूरा सेरेब्री और कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। हेडिंग डालो बच्चों, मिड ब्रेन। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ब्रेन। चलो
पहले मैं तुम्हें बताती हूँ व्हाट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो 4 इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 2 3 4। क्वाड्रिजेमिना का क्या मतलब है कि 4 स्ट्रक्चर्स हैं। ऊपर वाले 2 जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। नीचे वाले जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो ऊपर वाले जो 2 स्ट्रक्चर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और जो नीचे वाले 2 स्ट्रक्चर्स है उनको हम क्या बोल रहे हैं, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई होते हैं बच्चों आपके, वो किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, लाइट रिफ्लेक्स के लिए। ठीक। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई किसके लिए होते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। ठीक है। मैं ले आऊंगी। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्चुअली में लाइट रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स कहाँ से आ रहा है, तो मिड ब्रेन से आ रहा है। ऑडिटरी रिफ्लेक्स का मतलब है जैसे कि मैंने बोला शौर्य है, तो शौर्य ने देखा मुझे, दिस इज अ रिफ्लेक्स, है ना। अपनी गर्दन घुमा के देखा ना, तो ये रिफ्लेक्स कहाँ से आ रहा है, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ऑफ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है। इन्हीं से क्या होता है बच्चों, कुछ फाइबर्स निकलते हैं, कुछ ट्रैक्ट निकलते हैं, उनका नाम क्या है, क्रूरा सेरेब्री। ठीक है, लिख दो लिख दो। देखो, इन्हीं से ही क्या निकल रहे हैं तुम्हारे फाइबर्स, कुछ कुछ इस तरीके से, कुछ कुछ इस तरीके से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, दूसरी चीज थी ना वो, क्रूरा सेरेब्री। डन। ठीक है। अब एक चीज तुमने यहाँ नोटिस किया, तो दोनों जगह रिफ्लेक्स लिखा है, रिफ्लेक्स लिखा है। क्या रिफ्लेक्स वॉलेंट्री होते हैं, रिफ्लेक्सेस और ऑलवेज इनवॉलेंट्री। इसका मतलब अब वॉलेंट्री से हम किसकी तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं बच्चों, इनवॉलेंट्री। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रही हूँ, क्लास 10th की एनसीईआरटी में लिखी है, दैट मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन आर इन्वॉल्व्ड इन इनवॉलेंट्री एक्शंस। समझ में आया। सो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन किस लिए इन्वॉल्व है बच्चों, इन वॉलेंट्री एक्शंस के लिए। ठंड लग गई। 30 कर दिया। ठीक। लिख लिया बच्चों। चलो, अब हमारा लास्ट बचा है, दैट इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, हेडिंग डालो, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट कौन सा था, पॉन्स वेरोली। देखो बच्चों, पॉन्स वेरोली में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, जिसका नाम होता है न्यूमो न्यूमोटॉक्सिक न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या नाम होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। किसमें प्रेजेंट है, आपके पॉन्स वेरोली में। और ये क्या कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूरल रेस्पिरेशन कंट्रोल किधर से हो रहा है बच्चों, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, जो किसमें प्रेजेंट है, पॉन्स वेरोली में। तो इट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन। डन। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, पॉन्स वेरोली के बाद बताओ,
सेरेबेलम। सेरेबेलम के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना है, तो उससे पहले मैं तुम्हें मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में बताती हूँ। तो आप सेकंड में लिखिए मेड्यूला मेडुला ऑब्लांगाटा का क्या फंक्शन है बच्चों? बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस या बहुत सारे इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस, जैसे कि मेरे सामने खाना आया, मेरे मुंह में पानी आ गया, दैट इज नोन एज, हाँ, सारे रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होंगे? आपके मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से। बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होते हैं, पर बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जो ब्रेन के लेवल पे भी होते हैं, उसको सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं, जो कि हम नहीं पढ़ते, हम स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस पढ़ते हैं। ठीक है, चलो डन। सैलिवेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगाटा। दूसरा फंक्शन की हार्ट बीट या हार्ट का रेट, ठीक है। उसके बाद वॉमिट सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है? यहीं पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ और बताओ बच्चों, बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। खांसना, छींकना, कफिंग, स्नीजिंग, ब्लड प्रेशर, इनमें से आप देख लो, कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो आप खुद से कंट्रोल कर सको। तो ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो रिफ्लेक्सेस हैं जो कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों? मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, लास्ट बचा है हमारा सेरेबेलम। हेडिंग डालो बच्चों, सेरेबेलम। सेरेबेलम के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगले पेज पे चलते हैं। सेरेबेलम इज ऑल्सो नोन एज छोटा दिमाग। दिस इज आर लिटिल ब्रेन। ठीक है, सेरेबेलम का स्ट्रक्चर याद है कैसा था? ऐसा कुछ था ना, और उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कुछ पेड़ की तरह कुछ कुछ तो था। और सेरेबेलम में भी खुद बहुत सारे इस तरीके से सल्कस, गायराई, ऐसे ऐसी चीज थी, ऐसी ऐसी लाइंस थी। याद है आपको कुछ ऐसा था? हाँ हाँ, ठीक है। अब ये देखो, बाहर की तरफ सेरेबेलम में भी क्या होता है बच्चों? ग्रे मैटर, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी साइटोन। और अंदर की तरफ क्या होता है? व्हाइट मैटर। पर जो सेरेबेलम होता है उसका व्हाइट मैटर ना अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है ग्रे मैटर की, यही तो हमको दिख रहा है यहाँ से, समझ में आ रहा है? तो अंदर की तरफ क्या करता है? प्रोजेक्ट करता है, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। एक सेकेंड मैं स्पेलिंग चेक कर लूं। अर्बोर है, मैंने क्या लिखा? अर्बो, अर्बोर। सो ये इसका क्या मतलब है कि जो एक्चुअली में व्हाइट मैटर है किसका? सेरेबेलम का, वो किस में प्रोजेक्ट कर रहा है? ग्रे मैटर में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ उसका क्या मतलब है। दैट व्हाइट मैटर ऑफ cerebellum projects into the gray। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों इस लिटिल ब्रेन की, इसका फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट मेंटेन्स posture and बैलेंस। क्या मतलब है इसका? बताओ बच्चों, सपोज करो, हाँ बताओ बताओ। इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ठीक है। देखो, जो डांसर्स होती हैं, वो जो डांस करते हैं तो एक पैर पे खड़े होके भी अपने बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं, या जो साइकिलिंग करते हैं वो भी मेंटेन कर लेते हैं।
ठीक है। या हम जब चलते हैं तो हमारा एक पैर पे ही पूरा बॉडी का बैलेंस टिका होता है और दूसरा पैर तो हमारा हवा में होता है ना। तो ये सारी चीजें, हमारी बॉडी का पोस्चर, हमारे बॉडी का बैलेंस, वो कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों? सेरेबेलम। तो इस पे ना केस वाले क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है तो उसकी ब्रेन का कौन सा पार्ट इज इन्वॉल्व, ऐसे करके। तो कौन सा है? सेरे। डन। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने ब्रेन को, हाँ वो करता है, वो बॉडी को बैलेंस करता है अलोंग विद दिस। ठीक है। इसी की तरह अगर मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो लोग बैलेंस नहीं बना पाते, उनको चक्कर आते रहते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, मिडल ईयर और इनर ईयर की वजह से भी। डन बच्चों। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ है इसमें, मतलब है तो बहुत कुछ, तुम इतना याद करोगे। चलो हेडिंग डालो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे बन रही है? जो भी मेड्यूला ऑब्लंगेटा है उसकी इलोंगेशन से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड बन रही है। ठीक है, अच्छी बात है। इधर देखो आप, ये है स्पाइनल कॉर्ड और हमने इसको इस तरीके से कट करा है। ठीक है, इस तरीके से हमने स्पाइनल कॉर्ड को कट करके हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो ये मुझे कैसे दिखेगी? मैं वो सेक्शन यहाँ पे बना रही हूँ, इधर देखो। मुझे वो ऐसे दिखेगी। पहले मुझे बनाने देना। ज्यादा गंदी तो नहीं है? ठीक है। चलो बच्चों, अब याद करो, मैंने तुम्हें बताया था स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर किधर है और व्हाइट मैटर किधर है? कॉर्टेक्स में होता है। वेरी नाइस। तो देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसका जो ग्रे मैटर होता है वो कुछ कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ऐसा। कैसा? ये बटरफ्लाई। हाँ सच में, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज बटरफ्लाई शेप्ड। क्या है ये? क्या बनाया है मैंने? बटरफ्लाई शेप। क्या है? कौन सा मैटर है बच्चों ये? ग्रे मैटर। सही। बाहर वाला कौन सा मैटर है ये? व्हाइट मैटर। अब तुम ये देखो बच्चों, कायदे से तो ग्रे मैटर को अंदर रहना चाहिए था मेडुला में। ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर तो व्हाइट मैटर के अंदर जा रहा है ना। तो वो पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हॉर्न। क्या बोलते हैं? हॉर्न। नहीं नहीं, एक ही है। ठीक है। तो इधर देखो, हॉर्न क्या है बच्चों? जो ग्रे मैटर प्रोजेक्ट कर रहा है इनसाइड द व्हाइट मैटर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हॉर्न। ठीक। अब दो चीजें होती है, एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। अब इसमें डॉर्सल क्या है और वेंट्रल क्या है? इधर देखो, यहाँ पे मैंने एक सल्कस बनाया है। इधर देखो, यहाँ पे मैंने एक सल्कस बनाया है। जिधर की तरफ ये सल्कस गहरा है उसको हम क्या बोलते हैं? उस साइड को वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड कौन सी है? जहां पे ये सल्कस गहरा है। और इससे ऑपोजिट साइड अपने आप कौन सी हो जाएगी? डॉर्सल। पता है ना वेंट्रल और डॉर्सल क्या होता है? नहीं पता? देखो, जिस तरीके से हम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज करते हैं, इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में भी ज्यादातर जिधर की तरफ माउथ आता है उसको वेंट्रल बोलते हैं और पीछे वाले पोर्शन को डॉर्सल बोलते हैं। अभी के लिए इतना समझो। तो यहाँ पे फ्रंट को हम वेंट्रल बोलते हैं और बैक को हम डॉर्सल बोल रहे हैं। तो वेंट्रल में किसको कंसीडर करूंगी? जहां ये सल्कस डीप जा रहा है, वेंट्रल। और इससे ऑपोजिट अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म बात। वेंट्रल डॉर्सल। अब पहले तो इसको बनाओ तुम, फिर इस डायग्राम में मुझे कुछ कुछ ऐड करना है। सेल बॉडीज इस तरीके से दिख रही है यहाँ पे। बनाओ बच्चों पहले इसको। बनाया? बनाओ बनाओ।
ग्रे कलर। सो दिस इज द ग्रे मैटर। ठीक है, और बाहर वाला क्या है? ये वाइट ज्यादा नहीं ग्रे लग रहा? पर कोई बात नहीं, अभी देखो कुछ समझाते हैं तुम्हें। एक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मैंने तुम लोगों को लिखवाई होगी। हाँ, जरा उसमें देखो, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन तुमको कहाँ मिलेगी, जरा देखो। डोर्सल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। चलो अब हम सब कुछ समझेंगे अच्छे से कि एक्चुअली में होने क्या वाला है। हम बिल्कुल एंड पे ही आ गए हैं बच्चों अपने चैप्टर के। तो आज, अभी तो इसको समझेंगे ना, इसमें तो टाइम लगेगा। फिर हमारा कंडीशनड और अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस है, पावलोव का एक्सपेरिमेंट। चलो अब मैंने क्या बना दिया, ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। अब मैंने आपको बताया वेंट्रल पार्ट कौन सा होता है, जहां पे ये जो सल्कस है ये बहुत ज्यादा डीप जा रहा है, उसको मैंने वेंट्रल कंसीडर करा। जो डॉर्सल है वो कौन सा पार्ट है, जो वेंट्रल के पीछे है। एक चीज और लिखी है मैंने, वेंट्रल के सामने लिखा है मोटर, है ना, और डॉर्सल के सामने लिखा है सेंसरी। मतलब कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी वो किधर आएगी, डॉर्सल पार्ट में। और जो भी मोटर इंफॉर्मेशन यहां से जाएगी वो किधर से जाएगी, वेंट्रल पार्ट से। डन। अब इंफॉर्मेशन कैसे आनी है जरा इसको समझो। चलो अब और ड्राइंग करती हूँ मैं। सपोज करो ये किसी का हाथ है, ठीक है। ठीक है, ये किसी का हाथ है और इसका हाथ टच हो गया है एक पैन से, जो कैसा है बच्चों, गर्म है। इसमें से क्या निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है, भाप निकल रही है, पिंक कलर की भाप। सॉरी। ठीक है, तो क्या है बच्चों, पिंक कलर की भाप। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्किन सेंस करेगी चीजों को। देखते जाना अब मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज बना रही हूँ। इसकी स्किन सेंस करेगी। स्किन कैसे सेंस करेगी बच्चों, सेंस करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट होंगी, डेंड्राइट्स, है ना, डेंड्राइट्स या फिर रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इसके स्किन पे अलग कलर लेते हैं बच्चों। देखो, इसकी स्किन पे क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, रिसेप्टर्स। ठीक है, और वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को किसको देंगे जाके, आगे या पीछे, वेंट्रल या डॉर्सल बताओ, डॉर्सल। लेकिन इंफॉर्मेशन देखना कैसे जाएगी, इंफॉर्मेशन तो नर्व नर्व के थ्रू ही जाएगी, पर ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से जा रही है। समझ में आया, इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से जा रही है। ये क्या बनाया मैंने भाई, क्या है ये, सोचो, ये क्या है। अभी मैंने तुम्हें स्यूडो यूनिपोलर देखने को बोला था। चलो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब समझ में आया क्या, कि जो डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जो एक्चुअली में नर्व होती है वो कौन सी होती है, स्यूडो यूनिपोलर, जिसकी सेल बॉडी किससे बाहर है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है। समझ में आया। तो ये जो नर्व है ये क्या करेगी बेटा, सिग्नल को लेकर जा रही है ना, किसकी तरफ लेके जाएगी, वेंट सॉरी डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ठीक है, अब ये इसके डेंड्राइट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं सिग्नल। और ये क्या होंगे यहाँ पे, ये क्या होंगे इसके, एक्सॉन। डन, समझ में आया। इस नर्व का नाम क्या होगा, सेंसरी और एफरेंट। कौन सी नर्व है ये, सेंसरी और एफरेंट नर्व। डन। ठीक है,
ये जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ पहुंच चुकी है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। पहले मैं इसको भी मेंशन कर देती हूँ, कैसी नर्व है? स्यूडो यूनि डन। चलो अब देखो कायदे से क्या होना चाहिए। इधर देखो बच्चों, देखते जाओ, मैं हर एक चीज अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर देखो, ये एक्सॉन यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे जिसको दूसरी डेंड्राइट जो है वो रिसीव करेगी। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पे दूसरे की डेंड्राइट होगी सेल बॉडी और दूसरे की क्या होगी बच्चों? एक्सॉन। ठीक है, ये कौन सी न्यूरॉन है? इस न्यूरॉन का एक स्पेशल नाम है, ये है रिले न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन है? आप बोलोगे ये क्या होता है? अभी आपको 2 मिनट बाद पता लग जाएगा कि क्या होता है। ठीक, अब ये रिले न्यूरॉन छोटी सी न्यूरॉन है, इसके एक्सॉन की टर्मिनल पे सिग्नल है, तो ये भी क्या रिलीज करेगी? न्यूरोट्रांसमीटर। और नेक्स्ट न्यूरॉन की क्या प्रेजेंट होंगी यहाँ पे? डेंड्राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन की क्या प्रेजेंट होंगी बच्चों? डेंड्राइट्स। और उसने रिसीव कर लिया सिग्नल, उसने रिसीव किया सिग्नल यहां से, और ये सिग्नल बाहर आ गया। और ये बाहर सिग्नल आएगा कहाँ, ये बताओ? हाथ को पीछे करना है ना, तो हाथ को पीछे करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होगा? मस्कुलर टिश्यू। तो यानी कि ये वाली जो नर्व है किसको इनर्वेट कर रही होगी? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? मसल। क्या प्रेजेंट होगी यहाँ पे? मसल। याद करो, मैंने एक टर्म लिखवाई थी, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जब आपकी नर्व डायरेक्ट इनर्वेट करती है, डायरेक्ट मैसेज ट्रांसमिट करती है मसल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। बन गया ना ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब होगा क्या बच्चों? इधर देखो, गरम था, सेंस किया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया। रिले न्यूरॉन ने कुछ नहीं किया, बस सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करने का काम किया। और मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रही है, और किसके पास लेकर आ रही है बच्चों? मसल के पास। और फिर होगा क्या कि जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो हाथ है ये पीछे की तरफ चला जाएगा। ये तो होने वाला है ना? हाथ जो है वो किधर चला जाएगा बच्चों? उसकी नई लोकेशन क्या हो जाएगी? ये उसका हाथ जो है वो पीछे हो गया। डन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये कौन सी न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन। चलो अब ये तो सिंपल था, समझ में आया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ पे एक साइनैप्स था या दो साइनैप्स थे? साइनैप्स तो पता है ना, दो साइनैप्स थे। तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें एक से ज्यादा साइनैप्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉली साइनैप्टिक रिफ्लेक्स। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं बच्चों, तो जहां पे रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होगी वो कैसा रिफ्लेक्स होगा? पॉली साइनैप्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, और जहां पे रिले न्यूरॉन एब्सेंट है वो कैसा रिफ्लेक्स है? मोनो साइनैप्टिक रिफ्लेक्स। यानी कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ कितनी साइनैप्स बन रहे हैं? एक। क्या बच्चों ये समझ में आया? अर्नव, शौर्य, पक्का? तुम तो जब से हंस रहे हो, क्यों? अपने डायग्राम पे? समझ में आया? चलो अब एक और रिफ्लेक्स मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब मैं इतना डायग्राम बनाऊंगी नहीं, अब हम सीधा चलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स पे। नहीं अभी दिखाती हूँ। हो सकते हैं, इधर देखो बच्चों, थोड़ा एक क्लियर हो जाए। यहाँ पे तुम्हें मोनो और पॉली दोनों देखने को मिल जाएगा। देखो, सुना है कभी किसी ने नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में? देखो, मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ये एक्सपेरिमेंट बोल रही हूँ, ये रिफ्लेक्स बच्चों को पढ़ाया जाता है। होता क्या है, मसल को चेक करने के लिए एक हैमर होता है, सुना है? एक ऐसा हैमर होता है, ऐसा करते हैं ना, हाँ। तो इस हैमर को लेके हम क्या करते हैं, ये घुटना है अगर, तो इस घुटने की हड्डी पे ना एक ऐसा उभार काइंड ऑफ होता है, उस पे सब मारते हैं हम। तो अगर मसल ठीक काम करेगी तो पैर जो है वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, पैर आगे की तरफ जाएगा। डन। ये होता है नी जर्क। लेकिन इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है इसको समझो। अगर मैं थाइस की बात कर रही हूँ, तो जो हमारे आगे जो मसल होती है थाई पे, उसका नाम क्या होता है? ये वाली जो मसल है, इसका नाम यहाँ पे लिखा है, क्या नाम है इसका? क्वाड्रिसेप्स।
जो फ्रंट वाली मसल है वो उसका नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रिसेप। जो पीछे वाली मसल है उसका नाम क्या है? मैं इसे काट देती हूँ, हैमस्ट्रिंग लिख देती हूँ। क्या नाम है? ठीक है, सुना भी होगा तुमने हैमस्ट्रिंग मसल, ये वो क्रिकेट जो भी देखते हो। तो आगे वाली मसल कौन सी है बच्चों? क्वाड्रिसेप। और पीछे वाली मसल कौन सी है तुम्हारी? हैमस्ट्रिंग। चलो, ये है पेशेंट का पैर, ये रहा हैमर, मैंने ऐसे मार दिया। मारा तो सेंस हुआ होगा, अर्नव शौर्य इधर देखो। मारा तो बच्चों सेंस हुआ होगा। अब इसका हम पाथवे ट्रेस करते हैं, देखो ये रहा सेंसरी रिसेप्टर, गया गया गया, किधर है? येलो कलर का, ये रहा सेंसरी रिसेप्टर या स्ट्रेच रिसेप्टर, ये जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है देख रहे हो? स्यूडो यूरिपोलर न्यूरॉन, और ये रहा, डन। बीच में कौन सी न्यूरॉन आ गई बच्चों? रिले न्यूरॉन। और फिर ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पे जा रहा है। इतना समझ में आया? पहला, ये तो हमें पहले से ही पता था, इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है कि जब भी एक मसल काम करती है तो दूसरी वाली जो है वो काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे अपना हाथ कर रही हूँ तो जो मेरी ये वाली मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी उस टाइम पे, वो इनहिबिट हो जाएंगी, क्योंकि अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर गई और ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो हाथ कैसे मूव होगा? समझ में आ रहा है? तो देखो, पहली बात तो मूवमेंट होती है मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, और मूवमेंट उसी तरफ होती है जिधर की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। दो बात समझ में आई कि मूवमेंट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन से, और मसल जिधर होगी, अगर आगे की तरफ है तो आगे की तरफ मूवमेंट कराएगी कॉन्ट्रैक्ट करके, पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ कराएगी। डन। अब देखो, आपने मारा था ना यहाँ पे, तो इसको सेंस हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन होनी चाहिए? यही वाली। और ये ऊपर प्रेजेंट है तो पैर किधर जाना चाहिए? आगे की तरफ। तो इसका पैर चला गया आगे की तरफ, डन। लेकिन अगर पैर आगे की तरफ जा रहा है तो ये जो दूसरी मसल है इसको हमें क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना है, इसको रोक देना है। तो इसके साथ भी सिग्नल जाएगा, ये जा रहा है सिग्नल, पूरा का पूरा सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाएगा। और देखो, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई रिले न्यूरॉन नहीं है, दिख रही है? यहाँ से डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन आ रही है। समझ में आया? तो एक नी जर्क रिफ्लेक्स में दोनों ही आपके दिख गए, आपको मोनोसाइनेप्टिक भी और पॉलीसाइनेप्टिक भी। अब समझ में आया? समझ में आ गया? क्या देखा आपने? इधर देखो दोबारा से, इसी स्ट्रेच रिसेप्टर के एक्टिव होने की वजह से ये वाली जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी वाली जो है वो इनहिबिट करेगी। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा रिफ्लेक्स है? पॉलीसाइनेप्टिक। और इनहिबिशन के लिए कौन सा रिफ्लेक्स है? मोनोसाइनेप्टिक। दिख रहा है? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? नी जर्क रिफ्लेक्स है ये। डन। एक हमारा लास्ट और बहुत छोटा टॉपिक बचा है, दैट इज कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। हेडिंग डालो बच्चों, कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशन एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स। पावलोव के एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी ने सुना है क्या? हम्म, पावलोव का एक्सपेरिमेंट सुना है किसी ने? देखो, जैसे स्कूल की घंटी बजती है तुम्हारी तो तुम लोग खुश हो जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हारे माइंड में फिक्स है, या तो रिसेस हो गया है या फिर छुट्टी हो गई है, फिक्स है ना तुम्हारे दिमाग में कि बेल बजना और तुम्हें खुशी मिलना। लेकिन हमेशा से तो ऐसा नहीं था। तुम पहले दिन स्कूल गए होंगे, बेल बजने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि रिसेस होती है या आपकी छुट्टी होती है तो बेल बजती है, ठीक है। लेकिन जब एक दो बार, तीन बार, चार बार आपने देखा कि जब भी बेल बजती है या तो रिसेस होती है या छुट्टी होती है, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? बेल बजती बैग उठाओगे और भागोगे। होता है या नहीं होता? तो कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो हमारे पास बच्चों बचपन से ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मेरे सामने अगर खाना आया, ठीक है, मेरे सामने नहीं, डॉग का एक्सपेरिमेंट था तो डॉग को ही ले लेते हैं। तो इसमें हो क्या रहा था कि डॉग के सामने खाना आ रहा था तो डॉग के मुंह में पानी आ रहा था, तो ये तो बचपन से ही रिफ्लेक्स था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पावलोव ने क्या करा कि सीटी बजाई। क्या बजाई? जैसे स्कूल की बेल रिंग करते हैं ना, तो पावलोव ने क्या करा? सीटी बजाया। सुना है ना?
तो सीटी बजाने से डॉग के मुंह में सलाइवा आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको तो खाना देख के सलाइवा आएगा। ठीक है, तो सिर्फ सीटी बजाने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन पावलोव ने क्या किया, वो जैसे ही सीटी बजाता डॉग को खाना दे देता। समझ में आ रहा है? जैसे ही सीटी बजाया डॉग को खाना दे दिया। तो अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही सीटी बजती डॉग के मुंह में पानी आ जाता। क्यों? क्योंकि खाना आने वाला है। इसको बोलते हैं कि कंडीशन रिफ्लेक्स ये हमने बनाया है। ठीक है, इसको मैं तुम्हें एक पिक्चर मोड से समझा देती हूँ, लेकिन इसकी स्टोरी यही है। समझ में आया ना? चलो, लास्ट हमारा यही टॉपिक है। आ गया ऑन डॉग। चलो ये पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। फूड आया, मुंह में पानी आया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। इसका मतलब कि कोई कंडीशन ही नहीं है रिस्पॉन्स की, तो बचपन से बाय बर्थ ये रिस्पॉन्स है ही कि खाना आएगा तो मुंह में पानी आएगा। डन। फिर बेल बजाया तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, आने वाला ही नहीं था, बेल से थोड़ी ना पानी आने वाला है मुंह में। लेकिन फिर बार बार बेल के साथ हमने क्या दिया, फूड दिया, तब भी ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। लेकिन जब तुमने बेल बजाई तो डॉग को क्या लगा कि अब खाने आने वाला है। ठीक है, भले ही तुम ना दोगे खाना तब भी उसके मुंह में पानी आ जाएगा। तो तुमने ऐसी कंडीशन बना दी कि बेल बजेगी तो खाना आएगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है, ये कौन सा रिस्पॉन्स है बच्चों? और ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स होते हैं, ये बहुत प्रैक्टिस से आते हैं, या एक लंबे समय तक जब सेम ही चीज को हम रिपीट करते हैं तब ये सारी चीजें होती हैं। डन। इस तरीके से हमारा बच्चों न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म होता है। अब आधा घंटा बचा है हमारे पास, हमें स्टार्ट करना है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उससे पहले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही लिंक में कुछ चीजें तुम्हें बताने वाली हूँ, जैसे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, चलें। हम्म। हम्म। अभी बताना है, वो ही बताना है। ठीक है, चलो बच्चों, अब ये समझ में आया बच्चों, कंडीशन और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, छोटी सी स्टोरी थी। चलो, अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये अगर तुम्हें समझ में आ गया आज की क्लास में तो तुम्हें हार्मोन समझ में आ जाएंगे बहुत आराम से। तो इसकी एक बार स्टोरी किसी भी बुक में से देख लेना है, या जो नोट्स में एक दो दिन में तुम्हें दूंगी उसमें मिल जाएगा ये। डन। चलो, अब ये देखो, सपोज करो बच्चों ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है? फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन। ठीक है, अब इस हाइपोथैलेमस से क्या आ रही है, एक स्टॉक। समझना इस चीज को, हाइपोथैलेमस से क्या आ रही है, एक स्टॉक, जिससे क्या कनेक्ट है बच्चों, पिट्यूटरी। तो मैं यहाँ इसको लेबल करती हूँ, ये क्या है, पिट्यूटरी जो है तुम्हारा मास्टर ग्लैंड। अब इस हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है। उससे पहले जरा ये जानो बच्चों कि पिट्यूटरी को भी हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, सो पिट्यूटरी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा बच्चों? जो आगे की तरफ है इसको मैंने क्या लिख दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो पीछे की तरफ है इसको मैं क्या लिख रही हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। डन। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बिल्कुल भी सेम तरीके से मैनेज नहीं करता। यहाँ पे पूरा एक अलग सिस्टम होता है, इधर एक अलग सिस्टम होता है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको अगर इसको कंट्रोल करना है तो एक कनेक्शन होना चाहिए बीच में। तो दो तरीके के कनेक्शन होते हैं बच्चों, इधर देखो, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए। एंटीरियर पिट्यूटरी से ना ये ब्लड से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? ब्लड से। अब कैसे? देखो, एक सिस्टम होता है जिसका मतलब होता है पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों? पोर्टल सिस्टम। जनरली तो हम क्या समझते हैं कि एक आर्टरी आती है, उस आर्टरी से कैपिलरीज बनती हैं, सॉरी आर्टेरियोल बनती हैं, देन कैपिलरीज बनती हैं, देन वेन्यूल्स बनता है, देन वीन बनता है। पर पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, कैपिलरीज बनेंगी,
फिर से दोबारा से ए सेट ऑफ कैपिलरीज दोबारा से बनती है। समझ में आया? तो इधर देखो, एक सेट ऑफ कैपिलरीज एक ऑर्गन में प्रेजेंट होती है और दूसरी सेट ऑफ कैपिलरीज दूसरे ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोर्टल सिस्टम। अब क्योंकि ये पोर्टल सिस्टम किसके लिए? पिट्यूटरी के लिए, तो इस पोर्टल सिस्टम का एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पे हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है? थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, अब सपोज करो हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, तो वो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो वो जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा उसको ब्लड में भेज देगा। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड से वो हार्मोन्स कहाँ पे आ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड में आके यहाँ रिलीज हो जाएंगे और अपने टारगेट ऑर्गन पे काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी तुम्हारा हाइपोथैलेमस है वो किसको कंट्रोल कर पा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। डन। पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा नहीं होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में आप सुनोगे दैट इट इज डायरेक्ट अंडर नर्वस कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? कि यहां से डेंड्राइट्स हैं और यहाँ पे क्या है बच्चों? एक्सोन। समझ में आया? तो यहाँ डेंड्राइट्स हैं, यहाँ एक्सोन है, तो कुछ भी होगा केमिकल्स के थ्रू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पर ब्लड के थ्रू नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट ऑफ पिट्यूटरी इज डायरेक्ट अंडर नर्वस कंट्रोल, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट नर्वस कंट्रोल में होता है, इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एक है आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस और दूसरा क्या है आपका? एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस नाम लिखवाऊंगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, बाकी सारे इधर से होते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो। एक चीज जो तुम्हें आनी चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा लिस्ट लिख रही हूँ, पहले ही बना लिया सबने? ठीक है, लिस्ट ऑफ हॉर्मोन्स released by anterior and posterior pituitary। अलग हो जाएगा, कॉलम अलग हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से अलग हार्मोन आते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्मोन आते हैं। देखो, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वेसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब जो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है बच्चों, यहाँ से बहुत सारे हॉर्मोन्स आते हैं। जैसे सबसे पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। मैं आज सारी लिस्ट बनाऊंगी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक, सबसे पहला कौन सा है बच्चों? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा, यही याद करना है अभी आपको ना, तीसरा एड्रीनो
कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। चौथा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। पांचवा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। छठा मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग। यही है या और भी बच गया है? डन। हाँ एक बच गया ना, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, ये पूरी लिस्ट है। अब क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो ही हार्मोन है तो जरा दोनों हार्मोन्स के हम काम देख लेते हैं और उनको सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। ठीक। ऑक्सीटोसिन के बच्चों दो काम है। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ द बेबी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस। अभी मैं बताऊंगी क्या मतलब है इसका। दूसरा इसका काम है दैट इट इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, पहले ऑक्सीटोसिन को समझो। यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं। आप लोगों ने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा और आप लोग तो पढ़ भी चुके होंगे कि जो बेबी की डिलीवरी होती है वो कहाँ, और डिलीवरी बोल रही हूँ, बेबी की जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ होती है? यूट्रस में, है ना। अब यूट्रस की वॉल बहुत थिक होती है और वो स्ट्रेच होती रहती है जैसे जैसा बेबी जो है वो डेवलप होता है। इसका मतलब कि उसमें मसल्स है ना। यूट्रस की वॉल में मसल है तभी तो वो स्ट्रेच हो पा रही है। अगर बच्चे की डिलीवरी करवानी है तो यूट्रस को खाली कराना है तभी तो बच्चा बाहर आ पाएगा। तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हार्मोन कराता है बच्चों? ऑक्सीटोसिन। तो होता क्या है सुनो, जैसे ही डिलीवरी का टाइम होता है तो बहुत सारा पूरा प्रोसीजर होता है, एक रिफ्लेक्स आता है, बच्चा रिफ्लेक्स देता है, थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है सारे रिफ्लेक्सेस के बाद और हल्की सी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होने से जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है वो ट्रिगर करती है कि और भी ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता रहता है और मोर नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन बार बार रिलीज होता है और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन विग्रस होती चली जाती है, जिसकी वजह से बेबी की क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट जो मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक। तीसरी दूसरी बात लिखी है मैंने यहाँ पे कि कैसा हार्मोन है? मिल्क इजेक्टिंग। श्योर है? पढ़ लो। कैसा हार्मोन है? मिल्क इजेक्टिंग। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एक हार्मोन लिखा है प्रोलैक्टिन। ये क्या है? ये मिल्क सिंथेसाइज कराता है। क्या कराता है? मिल्क की फॉर्मेशन कराता है। तो जो भी मैमरी ग्लैंड्स होती हैं फीमेल में, उसमें बेबी को फीड करने के लिए जो मिल्क बनता है वो कौन सा हार्मोन बना रहा है बच्चों? प्रोलैक्टिन। लेकिन जब बेबी फीड करेगा तो मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। तो फॉर्मेशन करा रहा है प्रोलैक्टिन, इजेक्शन कौन करा रहा है? ऑक्सीटोसिन। समझ में आया? डन। तो पहला हार्मोन हमारा खत्म। दूसरा हार्मोन है बच्चों एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, देखो डायूरेसिस का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डायूरेसिस। और एंटी डायूरेटिक का क्या मतलब है? कि अब हमें डायूरेसिस नहीं करनी है, अब हमें पानी को ज्यादा बॉडी से बाहर नहीं जाने देना है, अब हमें बॉडी में पानी को बचाना है। अब हम क्यों बचाएं पानी को? बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। मेरे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि मैंने शायद सुबह से पानी नहीं पिया। ठीक है। या एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो चुका है, तो अब भी जरूरत है ब्लड वॉल्यूम को दोबारा से रेगुलेट करने की। तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? किडनी में जितनी ज्यादा मैक्सिमम वाटर की रीएब्जॉर्प्शन मैं करवा सकती हूँ मैं करवाऊंगी। ठीक है। और कहाँ से करवाऊंगी? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। तो यहाँ पे क्या करवाता है ये हार्मोन बच्चों? इट हेल्प्स इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड
मिनरल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी की बॉडी में ये हार्मोन ही नहीं बन रहा तो वो बंदा बार बार वॉशरूम ही जाता जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो गई? डायबिटीज इंसी। समझ में आया? ठीक है, अब इन सारे हॉर्मोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जितना कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख लो। डन, चलो। एंड हाँ, लिख लो लिख लो। कॉज डेफिशिएंसी नहीं, डेफिशिएंसी कॉज। इंसिपिडस। डन, चलो। सबसे पहला हार्मोन बच्चों जो निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? बॉडी में जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो ग्रोथ हार्मोन कराएगा। पर ये जो हार्मोन है या कोई भी हार्मोन है, उसका एक रेंज होती है कि बस इतना ही उसको सिक्रीट होना चाहिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए तो हमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रोथ हार्मोन किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा बनता है तो उसको क्या हो जाती है? जाइजेंटिज्म, यानी कि वो जो आदमी है वो अपने साइज से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बोन्स में डिफॉर्मिटी आ जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। और अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो उसकी जो भी ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी, देन डॉर्फिज्म। तो समझ में आया? नेक्स्ट है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? नाम से पता लग रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, किसके लिए? कि तुम थायरॉक्सिन रिलीज करो, थायरॉक्सिन सिक्रीट करो, जो कि आपका मेन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। ठीक है, अब थायरॉक्सिन बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल की जरूरत होती है, आयोडीन की। और अगर मेरी डाइट में कंटिन्यूअसली आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो मेरी बॉडी में भी डेफिशिएंसी हो जाएगी और थायरॉक्सिन बनेगा नहीं। तो ऐसे केस में मेरे को क्या हो जाएगा? गोइटर। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा ही थायराइड हार्मोन मेरी बॉडी में बन रहा है तो भी प्रॉब्लम है, तब होता है एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर। तो हाइपर सिक्रीशन क्यों हो रही है? मे बी थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर बन गया है या कोई नोड्यूल आ गया है जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव है और बहुत सारी सिक्रीशंस वो बना रहा है, जिसकी वजह से एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, ये सारी चीजें होती हैं। डन। तीसरा हार्मोन लिखा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये मैं तुम्हें तब पढ़ा पाऊंगी जब हम एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, उसका कॉर्टेक्स, उसका मेडुला, ये सारी चीजें। ठीक। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये हेयर के लिए नहीं है, ओवरीज पे एक्ट करता है ये। ठीक है, तो होता क्या है कि ओवरीज के अंदर आपको पता है ना कि हर मंथ एक एग रिलीज होता है। तो वो जब एग रिलीज होता है हर मंथ में, तो उसकी डेवलपमेंट फेज में बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं। अब जब मैं पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन तब तुम्हें पता लगेगा। तो उन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए ये वाला हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिर्फ लड़कियों में नहीं होता, लड़कों में भी होता है। उसका दूसरा फंक्शन होता है, वो सर्टोली सेल्स, ये सब अभी तुम्हें नहीं पता इसलिए मैं नाम भी नहीं ले रही हूँ। नेक्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एक तरीके का आगे सेक्स हार्मोन्स को ही रिलीज कराता है और उसका फंक्शन मेल और फीमेल में अलग अलग है। देन मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? हाँ, सही बोल रहे हो तुम, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो, मेलानिन आपको पता है कि स्किन की पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, तो ये मिलानोसाइट पे काम करेगा और क्या करवाएगा? स्किन के पिगमेंट को रेगुलेट करेगा। ठीक है, और सारा जो चैप्टर होने वाला है बस हमें सिर्फ इनको ही डिटेल में पढ़ना है और हमारा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास खत्म करते हैं 10 मिनट पहले ही।